हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी आसमानी मैम और मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगी व्याकरण। बच्चों, आखिर ये व्याकरण क्या है? तो व्याकरण क्या है, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा बतलाती हूँ। ठीक है, आइए हम व्याकरण की परिभाषा क्या है देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। बच्चों, व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना सीखने के लिए हमें व्याकरण जानना होगा। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा ही भाषा की शुद्धता का पहचान होता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध किया जाता है। व्याकरण ही भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। बच्चों, आप लोग यहाँ देखिए, मैं लिख रही हूँ माँ ने फूल की माला बनाई। माँ ने फूल की माला बनाई। क्या ये सही लग रहा है? हम यहाँ देखें, माँ ने फूल की माला बनाई। ये वाक्य अशुद्ध लग रहा है, ये वाक्य सही नहीं है। इससे शुद्धता की पहचान नहीं हो रही है, ये अटपटा लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है। ठीक है, माँ ने फूलों की माला बनाई। आप खुद ही बोल करके देखिए, माँ ने फूल की माला बनाई। बिल्कुल अटपटा लग रहा है, मुझे तो ये वाक्य बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है ये वाक्य। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से लिखे, माँ ने फूलों की माला बनाई। अब इस वाक्य को आप लोग बोल करके देखिए, माँ ने फूलों की माला बनाई। ये वाक्य सुनने में, लिखने में कितना सुंदर और कितना सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इस वाक्य का शुद्ध रूप हो गया। अगर हम कहें फूल की, तो ये सही नहीं है, ये अशुद्ध है। और हम कहें फूलों की, तो ये एकदम सही वाक्य है, परफेक्ट वाक्य है। ठीक है, माँ ने फूलों की माला बनाई, ये सही है। ठीक है, तो बच्चों, तो हम अगर व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखें तो ये जो है भाषा का शुद्ध रूप हो जाता है। ठीक है, तो भाषा की, किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए हमें व्याकरण के नियमों के अनुसार चलना होगा, तभी हमारा वाक्य शुद्ध होगा। व्याकरण के नियमों से ही भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है और इसी शुद्धता के ज्ञान को ही हम
व्याकरण कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को कुछ और उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। यदि हम लिखे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है। क्या आप लोगों को ये वाक्य किसी भी तरह से शुद्ध लग रहा है, सही लग रहा है? नहीं ना, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, कितना अटपटा लग रहा है, सुनने में कितना खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, अगर हम यहाँ पर रहा है बोले तो क्या शिक्षक के लिए कोई आदर प्रकट हो रहा है? नहीं प्रकट हो रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा बोलने में बहुत ही अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है बिल्कुल सही नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है कि हम शिक्षक को कोई भी रिस्पेक्ट या कोई भी आदर नहीं दे रहे हैं। यदि इस वाक्य को हम लिखे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। बच्चों, ये वाक्य कितना सही लग रहा है, सुनने में, लिखने में, बोलने में कितना परफेक्ट लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, और अगर हम कहें रहे हैं, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षक के लिए कितना आदर पूर्ण बात है। हमें लग रहा है कि शिक्षक को हम आदर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी वाक्य को हम लिखे तो उसे हमें सही लिखना चाहिए और वो वाक्य एकदम शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा बच्चों, ये तो था व्याकरण। व्याकरण क्या है, मैं और एक बार आप लोगों को बतलाती हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भाषा की शुद्धता के लिए हमें व्याकरण जानना जरूरी है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस उदाहरण के द्वारा वाक्य की शुद्धता को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक बच्चों, ये है व्याकरण के अंग। बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो बच्चों, जिस तरह घर बनाने के लिए हम कोई भी घर को बनाते हैं तो हमें एक एक ईंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ईंट स्टेप बाय स्टेप ऐसे ईंट को अगर हम जोड़ते जाते हैं, एक एक करके ईंट को हम इस तरह से जोड़ते जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, घर बनता है, घर की रचना होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह किसी भी पुस्तक की रचना के लिए, कोई भी बड़ा बड़ा ग्रंथ हो या कुछ भी पुस्तक हो, उसकी रचना के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वर्ण की आवश्यकता होती है, शब्द की आवश्यकता होती है, वाक्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले वर्ण विचार, वर्ण विचार, उसके बाद वर्ण से ही शब्द बनता है। ठीक है, शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। बच्चों, सबसे पहले वर्ण होता है और वर्ण
को मिला करके ही शब्द बनता है और शब्द को मिला करके वाक्य बनता है। इस तरह से पूरे पुस्तक की, पूरे ग्रंथ की रचना होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक एक करके बतलाऊंगी ये वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है। मैं इसे एक एक करके बतलाऊंगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक ही वीडियो में तीनों बतलाऊंगी तो शायद वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आप लोग उब जाएंगे। इसीलिए मैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार तीनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहें। वर्ण विचार को मैं डिटेल से बतलाऊंगी, शब्द विचार को मैं डिटेल से बतलाऊंगी, वाक्य विचार को मैं डिटेल से बतलाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को देखते रहें। और वैसे तो मैंने क्लास 1 और 2 के आधार पर इससे पहले वाले वीडियो में वर्ण और शब्द को बतला दिया है। आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग व्याकरण क्या है और उसके कितने अंग हैं जान गए होंगे। तो बच्चों, मैं आज का वीडियो यही समाप्त करना चाहती हूँ और आप लोग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार को डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग अगला वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।